हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट करा रही हूँ। कंपनियों के प्रकार। कंपनियाँ दो प्रकार की हो सकती है, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। निजी कंपनी पहला। निजी कंपनी से अभिप्राय उस कंपनी से है जो अपने सदस्यों पर अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती है। यानी निजी कंपनी में शेयर का ट्रांसफ़र दूसरों को नहीं कर सकते हैं। दूसरा है जिसमें वर्तमान एवं भूतपूर्व कर्मचारियों को छोड़कर न्यूनतम 2 एवं अधिकतम 200 सदस्य होते हैं। ठीक है ना, इसमें कर्मचारियों को छोड़ दिया जाता है जो वर्तमान में भी है और पहले थे, जो है ना, उनको छोड़कर कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए और अधिकतम 200 हो सकते हैं। तीसरा है जो अंश पूंजी लगाने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती, यानी कि जो आम जनता में शेयर इशू नहीं करती है, शेयर जारी नहीं करती है। यदि कोई निजी कंपनी ऊपर दिए गए प्रावधानों में से किसी एक का भी उल्लंघन करती है तो वो निजी कंपनी नहीं रहेगी। इसको प्राप्त सभी छूटें एवं सुविधाओं से वंचित हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये निजी कंपनी का अर्थ है। ठीक है, अब है कि अगला टॉपिक है निजी कंपनी को कौन कौन से विशेष अधिकार प्राप्त है या छूटें प्राप्त है। उसमें पहला पॉइंट आता है, एक निजी कंपनी के निर्माण के लिए केवल 2 सदस्यों की आवश्यकता होती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी के निर्माण के लिए 7 है। दूसरा है प्रविवरण पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निजी कंपनी के अंशों के अभिदान के लिए जनता को आमंत्रित नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब निजी कंपनी आम जनता में शेयर इशू नहीं करती है तो उसको प्रविवरण जारी करने की आवश्यकता नहीं है। प्रविवरण एक प्रकार का ऐसा प्रपत्र है जो जनता में शेयर इशू करते हैं ना, तो उसके लिए दिया गया एक आमंत्रण पत्र होता है कंपनी के द्वारा, जो निजी कंपनी को जारी करना आवश्यक नहीं है। तीसरा पॉइंट है न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त किए बिना भी अंशों का आवंटन किया जा सकता है। यानी निजी कंपनी न्यूनतम राशि अगर नहीं भी प्राप्त होती है तो भी अपने शेयर को अलॉट कर सकती है ना, बांट सकती है। ठीक है, एक निजी कंपनी समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। समामेलन यानी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र जैसे ही उसको मिल जाता है वो अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। जबकि सार्वजनिक कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए एक और प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, वो है व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र। जब तक वो नहीं मिल जाता है सार्वजनिक कंपनी व्यापार प्रारंभ नहीं कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक निजी कंपनी में 2 निदेशक यानी डायरेक्टर होने चाहिए, और जबकि सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 निदेशकों की आवश्यकता होती है। यानी निजी कंपनी में कम से कम कितने, 2 डायरेक्टर है ना, और सार्वजनिक कंपनी में 3 होने चाहिए। एक निजी कंपनी को सदस्यों की अनुक्रमणिका रखने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी सदस्यों की जो सूची है ना उसको रखने की जरूरत नहीं होती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी के लिए ये आवश्यक होता है। एक निजी कंपनी में निदेशकों को ऋण देने पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। ऋण की स्वीकृति बिना सरकारी अनुमति के दी सकती है, यानी कि निजी कंपनी में जो डायरेक्टर होते हैं ना उनको अगर लोन देना हो तो कोई प्रतिबंध नहीं है, सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जबकि एक सार्वजनिक कंपनी में सरकार की अनुमति आवश्यक है। और एक निजी कंपनी को अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये आपको जो है मैंने ये पॉइंट्स बताए हैं कि निजी कंपनी को कौन कौन से विशेष अधिकार और छूटें प्राप्त है। ठीक है, अगला टॉपिक आता है सार्वजनिक कंपनी। एक सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी है जो निजी कंपनी नहीं है। जो निजी नहीं है वो कौन सी होगी, सार्वजनिक, है ना। तो भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी वह है जिसमें कम से कम 7 सदस्य हो और अधिकतम संख्या की कोई सीमा नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। दूसरा है जिसमें अंशों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है, अपने अंश जो है शेयर जो है वो इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपने ना शेयर मार्केट में जो शेयर होता है ना वो जनरली सार्वजनिक कंपनी के ही होती है, क्योंकि आम जनता जो खरीदती है ना। तीसरा है जो अपने अंश पूंजी के अभिदान के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है, यानी कि सार्वजनिक कंपनी अंश पूंजी प्राप्त करने के लिए आम जनता में अपने शेयर इशू कर सकती है, जारी कर सकती है। और जनसाधारण इसकी सार्वजनिक जमा में रुपया जमा भी करा सकते हैं। जो जनता है ना वो इस सार्वजनिक कंपनी में पैसा जमा भी करवा सकते हैं। यदि एक निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी है तो वह भी कौन सी कंपनी मानी जाएगी, सार्वजनिक कंपनी ही
मानी जाएगी। तो ये आपका निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी का अर्थ के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई। नेक्स्ट टॉपिक आता है व्यवसायी संगठन के स्वरूप का चयन। व्यवसायी संगठन के स्वरूप का मतलब ये होता है कि कौन सा स्वरूप, यानी कि जैसे आपने स्वरूप पढ़े एकल व्यापार, साझेदारी, संयुक्त हिंदू परिवार, है ना, सहकारी समिति, कंपनी, है ना। तो अगर आपको कोई व्यवसाय स्टार्ट करना है तो आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको कौन से संगठन के रूप में व्यवसाय प्रारंभ करना है, यानी एकल व्यापार के रूप में करना है, कंपनी में करना है, पार्टनरशिप में करना है। इसका चयन करते समय आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। वो कौन कौन सी बातें हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किसी भी व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का जो हम चयन करते हैं, जिस रूप में हम व्यवसाय को स्थापित करना चाहते हैं, तो कौन कौन से घटकों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला पॉइंट आता है प्रारंभिक लागत। लागत यानी कि जो स्टार्ट में व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, जब खर्चा आता है ना, उसको प्रारंभिक लागत है। तो एकल व्यवसाय में सबसे कम खर्चा आता है, कानूनी औपचारिकताएं भी न्यूनतम होती हैं, है ना, लेकिन उसका कार्य क्षेत्र क्या होता है, छोटा होता है ना, छोटे स्तर पर होता है। और साझेदारी में सीमित पैमाने पर उद्यम होने के कारण कम कानूनी औपचारिकता होती है, कम लागत का इसमें भी लाभ मिलता है ना। एक व्यापारी की अपेक्षा तो इसमें पैसा क्या है थोड़ी ज़्यादा लगता है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं है, कानूनी औपचारिकता इसमें भी कम है, ठीक है। सहकारी समितियों एवं कंपनियों का पंजीयन कराना क्या है, अनिवार्य होता है। और कंपनी के निर्माण की कानूनी प्रक्रिया लंबी होती है और खर्चीली होती है। और ये सब आप पढ़ चुके हैं कि कंपनी क्या है, साझेदारी क्या है, सब में ये चीज़ें आ गई थी। और जहाँ तक प्रारंभिक लागत का संबंध है, एकल स्वामित्व पहली पसंद है, क्योंकि इसमें लागत क्या आती है, न्यूनतम आती है। तो इसके विपरीत कंपनी संगठन के निर्माण की प्रक्रिया जटिल है और इस पर अधिक व्यय होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है प्रारंभिक लागत के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कि ध्यान रखना चाहिए कि आपको एकल व्यवसाय मतलब स्थापित करना है या साझेदारी करनी है, जो भी है, तो इसका निर्णय सोच समझ के किया जाना चाहिए, लागत को ध्यान में रखते हुए। दूसरा है दायित्व। एकल स्वामित्व साझेदारी में स्वामी का दायित्व असीमित होता है और आवश्यकता पड़ने पर ऋणों का भुगतान स्वामियों की निजी संपत्तियों से भी किया जा सकता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में केवल कर्ता का दायित्व असीमित होता है। सहकारी समिति और कंपनियों में दायित्व सीमित होता है और लेनदारों को अपने दावों के लिए कंपनी की परिसंपत्तियों पर ही संतोष करना पड़ता है। और निवेशकों के लिए कंपनी संगठन अधिक उचित है, क्योंकि इसमें जोखिम जो है बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है दायित्व को भी ध्यान में रखते हुए व्यवसाय के संगठन के स्वरूप का चयन करना चाहिए। अगर आपको दायित्व, क्योंकि एकल व्यापार और साझेदारी में तो ऐसे में दायित्व है ये, ठीक है ना, क्योंकि आपको अपनी ऋणों को चुकाने के लिए पर्सनल संपत्ति का उपयोग करना पड़ सकता है ना। जबकि आपके ये संयुक्त हिंदू परिवार है, इसमें कर्ता का दायित्व असीमित होता है, बाकी का सबका सीमित होता है। और सहकारी समिति कंपनी में तो सबका सीमित होता ही है, ठीक है ना। सिर्फ दायित्व की दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा है निरंतरता। एकल स्वामित्व और साझेदारी फर्मों में स्वामियों की जो है मृत्यु होने पर, दिवालिया होने पर, पागल होने पर ऐसी घटनाएं अगर घटित हो जाती है तो क्या होता है, व्यवसाय जो है एक बार समाप्त हो जाता है या बंद करना पड़ सकता है। जब संयुक्त हिंदू व्यवसाय में क्या होता है, कर्ता की मृत्यु होने पर दूसरा बड़ा व्यक्ति जो होता है वो बन जाएगा। सहकारी समितियों और कंपनियों में भी जो है किसी की मृत्यु होने पर इसका समितियों पर या कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए कहते हैं ये सहकारी समिति और कंपनियों में स्थायी अस्तित्व होता है, यानी किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, दिवालिया होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कंपनी में स्थायित्व के आधार पर देखा जाए तो कंपनी प्रारूप सबसे अधिक उपयुक्त रहता है। और जहाँ अनिश्चितता रहती है, अस्थायित्व है, तो उसमें वो एकल व्यवसाय है और कुछ हद तक साझेदारी भी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध की योग्यता। एक एकल स्वामी के प्रचालन के लिए सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करना कठिन है, जबकि अन्य प्रकार के संगठन जैसे साझेदारी है, कंपनी है, इसमें संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इसमें श्रम विभाजन किया जाता है, यानी कि कार्य का बंटवारा किया जाता है और विशेषता प्राप्त व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, क्योंकि वो ही निर्णय लेते हैं, वो ही प्रबंध करते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ आपको प्रबंध की योग्यता का लाभ उठाना है तो उसके लिए
कंपनी प्रारूप सर्वश्रेष्ठ रहता है, जहाँ पर पेशेवर व्यक्तियों की या प्रबंधकों की सेवाएं ली जा सकती हैं। जबकि आपको अगर प्रबंध खुद को करना है ना, ज़्यादा खर्च नहीं करना, तो उसके लिए एकल स्वामित्व साझेदारी ही उपयुक्त रहेगा, क्योंकि वहाँ पर सीमित कौशल की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब है कि व्यवसाय के कार्य प्रकृति के आधार पर जो है ये विचार करना चाहिए कि आपको प्रबंधन कैसे करना है, खुद को करना है या पेशेवर व्यक्तियों की सेवाएं लेनी है, तो उसी हिसाब से जो है संगठन के स्वरूप का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट है पूंजी की आवश्यकता। बड़ी मात्रा में पूंजी जुटाने के लिए कंपनी अधिक श्रेष्ठ स्थिति में होता है, क्योंकि ये बड़ी संख्या में विनियोगकर्ताओं को अंशों का निगमन कर सकती है। साझेदारी फर्म को भी सभी साझेदारों को इकट्ठा संसाधनों का लाभ मिल जाता है, लेकिन एकल स्वामित्व के साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं, क्योंकि उसके अकेले का ही पैसा उसमें लगा होता है, तो वो छोटे आकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त है। और साझेदारी और एकल व्यवसाय अधिक उपयुक्त रहेगी छोटे व्यापार के लिए। और अगर आपको बड़ी स्तर पर व्यापार करना है, विस्तार करना है, तो वहाँ पर कंपनी प्रारूप उपयुक्त रहेगा। नेक्स्ट है नियंत्रण। व्यवसायिक प्रचालन पर सीधे नियंत्रण और निर्णय का पूर्ण अधिकार होना चाहिए, तो एकल स्वामित्व पसंद किया जाएगा। अगर आपको कंट्रोल अपना खुद का रखना तो एकल व्यवसाय सही रहता है, लेकिन अगर स्वामी को नियंत्रण और निर्णय में कोई भागीदारी से परहेज नहीं है कोई, तो आपको साझेदारी है, कंपनी है, उसको अपनाया जा सकता है, क्योंकि कंपनी में क्या होता है, स्वामी और प्रबंधक दोनों अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है व्यवसाय की प्रकृति। अगर आपको ग्राहकों से सीधे संपर्क की आवश्यकता है तो वहाँ पर एकल व्यवसाय उपयुक्त है। जैसे परचून की दुकान होती है ना, छोटी मोटी दुकानें होती हैं, जहाँ व्यक्तिगत कौशल की आवश्यकता होती है, वहाँ पर एकल व्यवसाय सही रहता है। और अगर आपको बड़ी इकाइयाँ स्थापित करनी, तो वहाँ पर क्या है कि ग्राहकों से सीधे संपर्क नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर जो है पेशेवर सेवाओं की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर साझेदारी भी अधिक उपयुक्त रहती है और कंपनी प्रारूप उपयुक्त रहता ही है। यानी कहने का मतलब व्यवसाय किस टाइप का है, प्रकृति क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है व्यवसाय का चयन करना चाहिए। जहाँ सीधा संपर्क अगर आपको चाहिए तो एकल व्यापारी के रूप में, और आपको सीधा संपर्क की आवश्यकता नहीं है तो आप कंपनी या पार्टनरशिप को भी प्रारूप चुन सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो ये घटक पढ़े कि ये घटक हमें ध्यान में रखने चाहिए, जहाँ हमें व्यवसाय के संगठन जो स्वरूप है उसका चयन करते समय। और निष्कर्ष के रूप में हम यही कह सकते हैं कि ये घटक जितनी अपन चर्चा की वो एक दूसरे से संबंधित है। पूंजी का योगदान, जोखिम, व्यवसाय के आकार प्रकृति के अनुसार बदलते रहते हैं। व्यवसायिक संगठन का जो भी स्वरूप दायित्व की दृष्टि से छोटे पैमाने पर व्यवसाय को चलाने के लिए उपयुक्त हो, वह बड़े पैमाने को व्यवसाय चलाने के लिए अनुपयुक्त सिद्ध होगा। अतः उपयुक्त संगठन स्वरूप का चयन करते समय इन घटकों को ध्यान में रखना चाहिए। एक टॉपिक और है आपका संगठन के जो स्वरूप है ना, आपने जो पढ़े सारे स्वरूप, जिसमें एकल व्यवसाय, साझेदारी है ना, संयुक्त हिंदू परिवार, सहकारी समिति और कंपनी, इन सब में जो है तुलनात्मक अध्ययन भी पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला टॉपिक आता है सबकी तुलना है। पहला पॉइंट है इसमें तुलना का आधार में निर्माण स्थापना। एकल स्वामित्व में जो है न्यूनतम विधिक औपचारिकता यानी फॉर्मेलिटीज़ बहुत कम होती है, स्थापना करना सरल होता है। पार्टनरशिप में पंजीयन कराना ऐच्छिक होता है, यानी अपनी इच्छा हो तो करा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी करा सकते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार में जो है विधिक औपचारिकताएँ कम होती है और पंजीयन की आवश्यकता वहाँ भी नहीं होती है, वहाँ भी सरल स्थापना, ठीक है। सहकारी समिति में पंजीयन अनिवार्य है और औपचारिकताएँ थोड़ी ज़्यादा है, और कंपनी में तो पंजीयन अनिवार्य है ही है, और निर्माण प्रक्रिया बहुत लंबी भी होती है और खर्चीली भी होती है। दूसरा पॉइंट है सदस्य। एकल स्वामित्व में केवल स्वामी होता है, एक ही व्यक्ति होता है। साझेदारी में कम से कम 2 होते हैं, अधिकतम 50 हो सकते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार में जो है संपत्ति के विभाजन के लिए कम से कम 2 सदस्य होते हैं और कोई अधिकतम सीमा वहाँ नहीं है। और सहकारी समिति में कम से कम 10 बालिग सदस्य होते हैं, अधिकतम कोई सीमा नहीं है। और कंपनी प्रारूप में निजी कंपनी में कम से कम 2 और सार्वजनिक कंपनी में 7, और निजी कंपनी में अधिकतम 50 और सार्वजनिक कंपनी में कोई सीमा नहीं है। तीसरा पॉइंट है पूंजी। पूंजी के हिसाब से एकल स्वामित्व में पूंजी सीमित चाहिए, कम पैसे की आवश्यकता होती है। साझेदारी में भी थोड़ा सीमित है, लेकिन एकल व्यवसाय से थोड़ी ज़्यादा चाहिए। और इसमें पूंजी जो है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में पूर्वजों की जो संपत्ति है तो वही होती है जनरली, और सहकारी समिति में भी सीमित होती है। और जबकि कंपनी प्रारूप में बड़ी मात्रा में वित्तीय संसाधन हमें प्राप्त हो सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आता है दायित्व।
एकल स्वामित्व में दायित्व असीमित होता है। साझेदारी में दायित्व असीमित और संयुक्त रूप से होता है। और संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता का दायित्व असीमित होता है, बाकी सदस्यों का सीमित होता है। और सहकारी समिति और कंपनी में दोनों में सदस्यों का दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। नेक्स्ट है प्रबंध एवं नियंत्रण। इसमें स्वामी ही जो है निर्णय लेता है, शीघ्र निर्णय लेता है, क्योंकि किसी अन्य से पूछने की आवश्यकता नहीं होती, खुद ही निर्णय लेता है। साझेदारी में भी साझेदार निर्णय लेते हैं, लेकिन सभी साझेदारों की स्वीकृति आवश्यक होती है। इसमें जो कर्ता होता है वो निर्णय लेता है। सहकारी समिति में जो चुने के प्रतिनिधि यानी कि प्रबंध समिति होती है, जिसका चुनाव किया था, वो निर्णय लेते हैं। और कंपनी में स्वामी एवं प्रबंध जो है दोनों अलग अलग होते हैं, उसी हिसाब से निर्णय हो रहते हैं। नेक्स्ट है निरंतरता। व्यवसाय में अनिश्चितता रहती है कि व्यवसाय में स्वामी एक ही होता है, अगर उसको कुछ हो जाए तो व्यवसाय को बंद करना पड़ सकता है। इसमें थोड़ा अधिक स्थायित्व होता है, लेकिन साझेदारों की स्थिति से भी ये भी प्रभावित होता है। इसमें कर्ता की मृत्यु हो जाती है तो स्थायित्व चलता रहता है, आगे व्यवसाय चलता रहता है, यानी जो बड़ा व्यक्ति होगा वो बन जाएगा। उसमें सहकारी समिति में पृथक वैधानिक अस्तित्व के कारण स्थायित्व बना रहता है। इसमें सदस्यों की मृत्यु होने पर, दिवालिया होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जबकि कंपनी प्रारूप में भी ऐसे ही होता है कि पृथक वैधानिक अस्तित्व के कारण से है सदस्य आते रहते जाते रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी स्थायी अस्तित्व होता है। इस प्रकार से ये तुलनात्मक अध्ययन मैंने आपको बताया। ये लेसन अब आपका समाप्त हो गया है, सेकंड लेसन। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।